I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like that Shasta, and we're not sure. Police are following up hundreds of tips in their search for Shasta and Dylan Groene. शास्ता ग्रोनी एक 8 साल की बच्ची थी जिसका जन्म आइडाहो अमेरिका में हुआ था। शास्ता अपनी मॉम ब्रेंडा ग्रोनी और अपने स्टेप डैड मार्क मैकेंजी और अपने 2 बड़े भाइयों के साथ रहती थी। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उसकी माँ ब्रेंडा का अपने हस्बैंड स्टीव के साथ डाइवोर्स हो गया था और अगले कुछ सालों में दोनों के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर लगातार झगड़े होते गए। वो दोनों ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और माँ बाप तो छोड़ो, जो ब्रेंडा का बॉयफ्रेंड मार्क था वो भी उन तीनों बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ बहुत खेलता और उन्हें साइकिल चलाना भी सिखाता। शास्ता के 2 भाई थे, स्लेड जो 13 साल का था और डिलन जो 9 साल का था। शास्ता उम्र में डिलन के ज्यादा करीब थी तो उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो पूरा दिन साथ रहते थे, साथ में फिशिंग करना, कैंपिंग करना और साथ में खेलना उन्हें बहुत पसंद था। तो बेसिकली इट वाज अ हेल्दी हैप्पी फैमिली। पर एक दिन इनके दरवाजे पे एक ऐसा इंसान आया जिसने इस परिवार से इनकी सारी खुशियां छीन ली। 16 मई 2005 की सुबह शास्ता की मोम भागते हुए शास्ता के रूम में आई उसे जगाने, और रूम में आते ही उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि नीचे एक ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। शास्ता को समझ नहीं पा रही थी, ऑफ कोर्स वो एक 8 साल की बच्ची ही तो थी, तो वो नींद में अपनी मोम के पीछे पीछे चलते हुए हॉल तक चली गई और वहां उसने जो देखा वो एक बच्चे के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक आदमी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक हैमर था। वो शास्ता के डैड मार्क और उसके दोनों भाइयों को ऑलरेडी जिप टाई से बांध चुका था और उनके मुंह पे डक्ट टेप लगा रहा था। मार्क और सबको लगा कि ये शायद बस एक मामूली चोर है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, प्लीज हमारी फैमिली को छोड़ दो। पर उस आदमी ने एक बहुत ही काम और कोल्ड रिप्लाई में कहा, एक और बार चिल्लाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर उसने शास्ता और उसकी मॉम ब्रेंडा को भी जिप टाई से बांध दिया और उनके मुंह पे टेप लगा दी। जिस आदमी को मार्क बस एक मामूली चोर समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी एक लेवल 3 सेक्स ऑफेंडर और एक मर्डर है, जोसेफ डंकन। जोसेफ सिर्फ 15 साल की उम्र में ही एक सेक्स क्राइम के लिए जेल जा चुका था। वो फिलहाल एक फ्यूजिटिव था जो $15,000 लेके शहर से भाग गया था। उस आदमी ने शास्ता और उसके भाई डिलन को उठाया और चुपचाप उन्हें बैकयार्ड में ले गया। उसने उन दोनों को एक पेड़ के नीचे बिठाया और फिर वापस घर के अंदर चला गया। दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे और उस आदमी के अंदर जाने के बाद दे स्टार्टेड हियरिंग वियर्ड नॉइसेस फ्रॉम द हाउस, लाउड बैंग्स। वो आदमी अपने हैमर से ब्रेंडा, मार्क और उनके बेटे स्लेड को जोर जोर से सर पे मारने लगा और वो उन्हें तब तक मारता रहा जब तक ब्रेंडा और मार्क की सांसें बंद नहीं हो गई। यह करके वो घर से बाहर जा ही रहा था कि स्लेड अचानक से उठ गया और भागने लगा। वो भागकर घर के बैकयार्ड में चला गया, पर जोसेफ भी वहां पहुंच गया और भागते हुए स्लेड के सर पे इतनी जोर से स्ट्राइक किया कि स्लेड वहीं पे गिर गया। ही डाइड ऑन द स्पॉट। स्लेड की उम्र उस समय सिर्फ 12 साल की थी और यह सब कुछ शास्ता और डिलन के आंखों के सामने हुआ था। वो दोनों डर से कांपने लगे। उन्होंने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। उन्हें ये नहीं पता था कि किलर ने मार्क और ब्रेंडा को अलग से अंदर क्यों बिठाया था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसने उनके पेरेंट्स के साथ क्या किया। उन दोनों को तो शायद बस इतना पता था कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चुपचाप वहां बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जोसेफ उन दोनों के पास वापस आया। उसके हाथ में कार कीज थी। उसने चुपचाप बिना कुछ बोले उन दोनों को उठाया और उन्हें खींचते हुए अपनी कार की बैक सीट तक ले गया। पहले तो दोनों बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, पर जो उन्होंने स्लेड के साथ होते हुए देखा उसके बाद उन दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो उन्हें 160 किलोमीटर दूर सेंट रेजिस के बाहर एक कैंप साइट पे ले गया। ये कैंप साइट लोलो नेशनल फॉरेस्ट में था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था, तो यहाँ से शास्ता और डिलन का बच के भागना इम्पॉसिबल था। उन दोनों बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी मोम और स्टेप डैड के साथ क्या हुआ कि तभी जोसेफ ने अपना हैमर निकाला और कहा, ये वही हैमर है जिससे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। इस पे लगा हुआ खून भी उन्हीं का है। अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। एंड दैट इज सो डायबोलिकल इवन फॉर हिम। आई मीन वो एक किलर था, पर उसे उन बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उसने उनके माँ बाप को मार दिया और उन्हें वो खून से भरा हुआ हैमर दिखाना।
दैट इज लो इवन फॉर हिम। यहाँ ये दोनों बच्चे इस क्रिमिनल के साथ थे और वहाँ आइडाहो में उनके घर पे उनका एक नेबर आया। जैसे ही उसने घर की कंडीशन देखी वो जोर से चिल्ला उठा। पूरे गेट पे खून के निशान थे और अंदर 3 लाशें थी। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। पुलिस अराइव्ड एट दिस हॉरिबल सीन बट द मेन कंसर्न वाज द 2 मिसिंग किड्स। जैसा कि ऐसे केसेस में अक्सर होता है, पुलिस वालों का शक पहले किसी बाहर वाले पे नहीं, घर के किसी अपने पे ही जाता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए शास्ता के केस में भी पुलिस का शक पहले उनके रियल डैड स्टीव पे गया। एंड इट कैन बी द केस क्योंकि स्टीव और ब्रेंडा का डाइवोर्स हो चुका था और वो दोनों अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर लड़ रहे थे। पुलिस ने फौरन स्टीव को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। स्टीव ने सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए और उसने वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका अपनी एक्स वाइफ ब्रेंडा के साथ झगड़ा हुआ था बच्चों की कस्टडी को लेके। एंड ऑनेस्टली दैट वाज सो स्टूपिड ऑफ हिम। आई मीन ब्रेंडा की फैमिली के साथ जो हुआ उसके बाद अगर आप पुलिस को जाके ये बताओगे कि आपका ब्रेंडा के साथ झगड़ा हुआ था तो ऑब्वियसली शक तो आप पे ही जाएगा। बट एनीवेज पर आगे इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो गया था कि स्टीव उस दिन अपने घर पे ही था तो उसे सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। और उसके बाद पुलिस ने पूरे शहर में एक एम्बर अलर्ट इशू किया। जगह जगह शास्ता और डिलन के मिसिंग पोस्टर्स लगा दिए गए। टीवी पे भी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी एज, उनका हुलिया बताया जा रहा था ताकि अगर किसी को भी वो कहीं दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। पर ऑनेस्टली ये चीज तो पुलिस को स्टार्टिंग में ही कर देनी चाहिए थी क्योंकि जब तक पुलिस एक गलत इंसान को सस्पेक्ट मानकर उससे सवाल जवाब कर रही थी तब कहीं दूर 2 मासूम बच्चे एक खतरनाक किलर के साथ फंसे हुए थे। शास्ता और डिलन ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को खोया था और उस किलर ने यह भी बताया कि उसने उसके मॉम डैड को भी मार दिया। उन दोनों को ग्रीव करने का भी मौका नहीं मिला था कि जोसेफ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसका बिहेवियर दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। उसे कभी भी गुस्सा आ जाता और वो सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगता, जोर जोर से चिल्लाने लगता और अपना गुस्सा उन दोनों बच्चों पे निकालने लगता फिजिकली। इतना ही नहीं, वो शास्ता को कहता कि अपने भाई को पिटते हुए देखो और फिर वो उसे मारता और अगर शास्ता थोड़ा सा भी रोती तो वो उसके भाई को और जोर से मारता और उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी करता। और सिर्फ 9 साल के डिलन ही नहीं, उसने बेचारी 8 साल की शास्ता को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया था। हर रात जोसेफ उन दोनों मासूम बच्चों के साथ एक नया खेल खेलता। वो उन्हें अपने डैड को लेटर्स लिखने के लिए कहता और कहता कि अगर जो मैं कहूंगा तुम दोनों वैसा ही करोगे तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। और हर बार उन दोनों के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती थी पर वो उन लेटर्स को कभी पोस्ट नहीं करता। वो बस उन्हें थोड़ी देर खुश होते हुए देखता और फिर उन्हें वापस मारने लगता। He was the definition of a sadist, getting pleasure torturing these innocent kids. इस पूरे नाइटमेयर के बीच डिलन की अंदर की उम्मीद धीरे धीरे मर रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। पर शास्ता अपने बड़े भाई को यूं टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। वो उसे रोज विश्वास दिलाने का ट्राई करती कि एक दिन वो वहां से निकल पाएंगे। He always said, I promise I will get you out of here. बस हिम्मत मत हारो। शायद ऐसे वक्त पर इतना स्ट्रॉन्ग कोई बड़ा भी नहीं रह पाता जितना ये 8 साल की बच्ची रह पा रही थी। उस नर्क में वो दोनों भाई बहन एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे। पर जोसेफ अब वो अपनी बेरहमियत की सारी हदें पार करने लगा था। अब वो उन दोनों मासूम बच्चों पर ड्रग्स और अल्कोहल फोर्स करने लगा था। और जब उसे लगता कि अब शास्ता और डिलन दोनों नशे में हैं, तब वो उसे अपने पुराने मर्डर्स की कहानियां सुनाना शुरू करता। उसने उन्हें 2 बहनों के मर्डर की कहानी बताई और वो भी पूरी डिटेल के साथ कि उसने उन्हें कैसे मारा और कहां छुपाया। एंड ही वाज प्राउड ऑफ इट। उसकी आवाज में जरा सा भी रिमोर्स नहीं था। इट वाज स्टोन कोल्ड। पर यहाँ पर शास्ता बहुत स्मार्ट थी। वो उसे दी हुई ड्रिंक्स को पीने का बस नाटक करती थी। जब तक जोसेफ खुद नशे में धुत नहीं हो जाता तब तक वो ग्लास को सिर्फ अपने मुंह से लगाए रखती थी। वो जोसेफ के सामने ऐसे बिहेव करती थी जैसे वो उसकी हर बात सुन रही है और बहुत इंटरेस्टेड है। वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती थी और पूछती थी कि वो कहाँ पला बड़ा। और इतना ही नहीं, वो उससे पूछती थी कि क्या वो उसकी फैमिली से कभी मिल सकती है। शी एक्टेड लाइक हिज ड्रंक फ्रेंड। और धीरे धीरे जोसेफ भी पिघलने लगा। वो उससे कहता कि मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाने ले जाऊंगा। और ये सब सुनकर शास्ता भी थोड़ी खुश होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद जोसेफ भी एक अच्छा इंसान है जिससे कुछ गलतियां हुई है। आई मीन शी वॉज अ किड, शी वॉज प्योर ऑफ हार्ट। वो हर बुरे इंसान में भी कहीं ना कहीं अच्छाइयां ढूंढती है। पर जोसेफ डिडंट डिजर्व दैट। शास्ता और डिलन को किडनैप हुए अब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और अब जोसेफ उनके साथ एक नया खेल खेलने वाला था। पर इस बार उसके इरादे पहले से ज्यादा डरावने थे। उसने उनसे कहा कि आज मैं तुम दोनों को आजादी का एक मौका देता हूँ। अगर तुम इस जंगल में जाके मेरे लिए एक स्क्विरल पकड़ के ला सको तो मैं तुम दोनों को घर वापस जाने दूंगा। शास्ता और डिलन के चेहरे पे बहुत दिनों बाद एक स्माइल दिखाई दी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज वो घर वापस जा रहे हैं। एंड इट्स सो ऑफुल। आई मीन वो 8-9 साल के बच्चे हैं, उन्हें इतना मिसट्रीट करना, इतना मैनिपुलेट करना, उनमें वो उम्मीद जगाना और फिर उन्हें मारना।
ही डिजर्व्स अ डेथ सेंटेंस। बहुत कोशिश करने के बाद डिलन ने एक स्क्विरल को पकड़ लिया और उसने एक्साइटमेंट में शास्ता को दिखाया, देखो देखो आई गॉट इट, अब हम फाइनली अपने पापा से मिलेंगे। दोनों बहुत ही खुश हो गए, एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगा लिया और जोसेफ को दिखाने जाने लगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोसेफ की तरफ जाने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि उनका बुरा टाइम खत्म हो गया है, अब वो दोनों वापस एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे, अपने डैड से मिल पाएंगे। बट फेट हैड समथिंग एल्स इन स्टोर। शास्ता ने एक बहुत ही तेज आवाज सुनी और वो रुक गई। 2 सेकंड के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में ही एक और बार वही आवाज, गोली चलने की। डिलन का हाथ उसके हाथ से छूट गया और वो धीरे से जमीन पे गिर गया। जोसेफ शॉट डिलन। शास्ता एकदम नम हो गई। वो 2 मिनट वहीं खड़ी रही अपने भाई को देखते हुए। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया। जोसेफ जल्दी से शास्ता के सामने आया और रोने लगा और कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे मत देखो, मुझसे ये सब गलती से हुआ है। और जब शास्ता ने जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर उसे कहा कि मैं पहली गोली के बारे में नहीं जानती, बट द सेकंड शॉट दैट वाज ऑन पर्पस। और तब उसने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि दूसरी गोली बस मैंने इसकी सफरिंग खत्म करने के लिए चलाई थी, अगर मैं इसे दूसरी गोली नहीं मारता तो ये बहुत तड़प तड़प के मरता। वाकई उसने इस बच्ची को मैनिपुलेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, पर इसके बाद जो उसने किया आई कैन नॉट इवन इमेजिन। उसने बेचारी शास्ता को फोर्स किया कि वो उसे वो बॉडी मूव करने में हेल्प करे। उस बेचारी ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने भाई की बॉडी को उठाया और उसे एक टेंट की तरफ ले जाकर जोसेफ को उसे जलाते हुए देखा। शास्ता के लिए वो सिर्फ एक बॉडी नहीं थी, उसका पूरा बचपन था, उसका सपोर्ट सिस्टम था और उसकी आखिरी होप भी। अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। शास्ता बिकेम नम फॉर अ वीक। उसने 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं बोला। 6 हफ्ते हो गए थे शास्ता को किडनैप हुए। अब जोसेफ ने उसे एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करने का सोचा। पहले वो उसे जिस जगह पे रखता था वो जगह इतनी ऊंचाई पे थी कि कोई भी आवाज वहां पर नहीं पहुंचती थी और ना ही कोई इंसान, कंप्लीट आइसोलेशन। लेकिन अब वो उसे ले आया था एक लोअर स्पॉट पर, जहां पे शास्ता को चलती हुई गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती थी। वो कभी कभी कुछ लोगों को भी देख लेती थी, लेकिन वो पूरा दिन उस टेंट में एक चेन से बंधी रहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने किसी से भी हेल्प मांगने की कोशिश की तो जोसेफ उसे भी मार देगा। बट सीइंग पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गेव हर सम होप कि वो अभी भी अपने पापा से मिल सकती है। फिर एक रैंडम सी रात बिना कोई वार्निंग के जोसेफ ने डिसाइड किया कि उसे अब शास्ता की भी जरूरत नहीं है। तो उसने शास्ता से पूछा, बताओ कैसे मारूं तुम्हें, स्ट्रैंगल करके या तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह गोली मार दूं? सेकंड ऑप्शन में कम दर्द होगा। शास्ता ने सोचा कि अगर वो गन शॉट चूज करती तो सब कुछ एकदम ही खत्म हो जाता, पर अगर वो स्ट्रैंगल चूज करेगी तो शायद उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और शायद वो जोसेफ को बातों में उलझाकर उसे पिघलाकर एक नया मौका पा सकती है। एंड एक 8 साल की बच्ची के लिए इतना सोचना इज एक्सेप्शनल। जोसेफ शास्ता का आंसर सुनते ही उसके गले में एक रस्सी डालकर उसका गला दबाने लगा। शास्ता ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, हर विजन वाज गेटिंग ब्लरी। उसकी आंखें बंद होने ही लगी थी कि उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, जेट ऐसा मत करो प्लीज। जेट जोसेफ का निकनेम था जो एक दिन उसने नशे में शास्ता को बताया था। और ये सुनते ही समथिंग स्विच्ड इन जोसेफ। वो एकदम से रोने लगा और शास्ता को छोड़ दिया और वो कांपते हुए कहने लगा, मैं ये नहीं कर सकता। शास्ता का इमोशनल मैनिपुलेशन जोसेफ पे काम कर गया। उसने शास्ता को मारने का इरादा बदल दिया। शास्ता भी अब जोसेफ के साथ बहुत प्यार से बात करने लगी। जब भी अब घर जाने की बात होती थी तो शास्ता उसे कहती कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ताकि जोसेफ उस पर ट्रस्ट करने लगे और एटलीस्ट उसे जिंदा रखे। जोसेफ उससे ये भी पूछता कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी, क्या तुम मुझे डैड बुला सकती हो? टू विच शास्ता सेड यस। इट्स सो मेस्ड अप। ये वही आदमी है जिसने इस बेचारी की फैमिली को मारा है, इसके भाई को इसके सामने मारा पीटा है और सेक्सुअली असॉल्ट भी किया है और इसे भी सेक्सुअली असॉल्ट किया है, और अब वो इससे कह रहा है कि क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो। शास्ता को इस बात की खुशी तो थी कि अब वो लोगों के आसपास है, पर उसे पता था कि उससे बचकर भागने के लिए उसे और क्राउडेड एरिया में जाना होगा। तो वो उसे अपनी स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में बताने लगी और वो उससे कभी कभी कहती कि मैं तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगी, तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी, मैं तुम्हें मेरा स्कूल भी दिखाना चाहती हूँ, क्या हम वहां जा सकते हैं? शास्ता चाहती थी कि जोसेफ को ये लगे कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे उसकी छोटी सी दुनिया में जितने भी प्रेशियस चीजें हैं वो सब उसे दिखाना चाहती है। एंड इट वर्कड। जोसेफ उसे स्कूल ले जाने के लिए मान गया। अ ग्रोन अप मैन गॉट मैनिपुलेटेड बाय एन 8-year-old। 2 जुलाई 2005 जोसेफ शास्ता को अपनी कार में
बिठाकर उसके स्कूल ले जाने लगा और इस बार वो इतना रिलैक्स था कि रास्ते में एक गैस स्टेशन पे भी रुक गया। उसने शास्ता को अंदर ले जाकर उसे स्नैक्स दिलवाए, चिप्स एंड सोडा। वो बिल्कुल एक नॉर्मल पेरेंट की तरह बिहेव कर रहा था एंड शास्ता वाज प्रेइंग कि प्लीज यहाँ उसे कोई पहचान ले एंड थैंकफुली वहाँ के कुछ वर्कर्स ने शास्ता को पहचान भी लिया, पर वो भी पूरी तरह श्योर नहीं थे कि ये वही लड़की है। तो उन्होंने अपने मैनेजर को वो सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा और जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो, इस फुटेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि एक डैड अपनी बेटी को कुछ स्नैक्स दिलवाने लाया है। पर थैंकफुली मैनेजर ने शास्ता को मिसिंग पोस्टर से पहचान लिया था। पर जब तक वो मैनेजर वहां आता और वो सब वेरीफाई करता, जोसेफ और शास्ता वहां से जा चुके थे। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें कुछ खाना है। शास्ता के हाँ कहने पर जोसेफ ने कार एक डेनीज रेस्टोरेंट पे रोक ली। इट्स वियर्ड कि ये आदमी इतना रिलैक्स्ड है नोइंग कि लोग शास्ता को ढूंढ रहे हैं और जगह जगह उसके मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं। I mean, जब वो वहां जा रहे थे तो शास्ता को इसी रेस्टोरेंट के पास उसका और डिलन का मिसिंग पोस्टर दिखा भी था एंड शी वाज स्ट्रक विद सैडनेस आफ्टर सीइंग द पोस्टर। उसे लगा कि उसका भाई डिलन अब उसके साथ नहीं है, पर उसके अंदर एक उम्मीद भी थी कि शायद इस रेस्टोरेंट में उसे कोई पहचान लेगा। उस रेस्टोरेंट के बाहर भी एक लड़का शास्ता को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे ये लग रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। शास्ता ने भी उसे बड़ी होपफुल आईज से देखा और फिर वो दोनों अंदर चले गए। डेनिस की एक वेट्रेस एम्बर ने शास्ता को एक ही झलक में पहचान लिया। वो श्योर थी कि ये वही लड़की है जिसका पोस्टर इस रेस्टोरेंट से कुछ ही दूर लगा हुआ है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग वाज शी रिमेन्ड काम एंड स्टार्टेड नोटिसिंग देम। उसने देखा कि शास्ता जोसेफ की परमिशन के बिना कुछ नहीं करती। फिर उसने अपने मैनेजर को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मैनेजर श्योर नहीं था तो एम्बर ने उससे कहा कि अगर मैं गलत हुई तो उनकी मील का पैसा मैं दे दूंगी। इट इज एज इफ एम्बर शास्ता के लिए भेजी हुई एक गार्डियन एंजल थी। तो मैनेजर ने एम्बर की बात सुन के पुलिस को कॉल कर दिया। I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like that Shasta, and we're not sure. You know, I don't know. It's just awfully weird to me. The girl looks exactly like the little girl. और इसी सब के बीच कई कस्टमर्स ने भी शास्ता को पहचान लिया था और उन्होंने भी पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस वर ऑन देयर वे, पर अब जोसेफ और शास्ता का खाना खत्म हो चुका था। एंड देन द ग्रेटेस्ट थिंग हैपन। वो वहां से निकल ना जाए ये इंश्योर करने के लिए वो पूरा रेस्टोरेंट मानो एक साथ एकजुट काम करने लगा। एम्बर ऐसे एक्ट करने लगी कि प्रिंटर में कुछ खराबी है और वो बिल प्रिंट नहीं कर पा रही है, और कुछ कस्टमर्स थे वो गेट के पास जाके खड़े हो गए ताकि जोसेफ वहां से बाहर ना निकल पाए। फाइनली पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने शास्ता से उसका नाम पूछा। शास्ता ने जोसेफ की तरफ देखा उसकी परमिशन मांगते हुए एंड जोसेफ नोडेड यस। और तब उस बच्ची ने आंखों में आंसू भर के कहा शास्ता ग्रोनी। ये सुनते ही पुलिस ने जोसेफ को अरेस्ट कर लिया और उसे ले जाने लगे। पूरा रेस्टोरेंट खुशी से भर गया। दे ऑल फेल्ट लाइक दे प्लेड अ पार्ट इन सेविंग हर। पर तभी शास्ता ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे उन सब की आंखें भर आई। पुलिस ने शास्ता से जेंटली पूछा कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई डिलन कहाँ है। शास्ता अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने कहा जोसेफ ने डिलन को भी मार दिया, उसने ही मॉम, मार्क और स्लेड को भी मारा था। सब सोचने लगे ना जाने इतने वक्त इस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, कैसे उसने इतना सब कुछ सहा होगा, और सबसे बुरा अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। ऑफिसर्स ने तब शास्ता के डैड को इन्फॉर्म कर दिया और तब तक कुछ फीमेल ऑफिसर्स शास्ता के साथ बैठी रही। जब उस कार को इन्वेस्टिगेट किया गया जिसमें जोसेफ शास्ता को लेके आया था तो पता चला कि वो कार भी चोरी की है और उसकी बैक सीट पे एक शॉटगन मिली। उसके पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था और एक बॉक्स जिसके अंदर कुछ वीडियो टेप्स थी। वो जो टेप्स थी वो आगे जाकर इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बनी क्योंकि उनके अंदर वो सेक्सुअल असॉल्ट और क्राइम्स रिकॉर्डेड थे जो जोसेफ ने उन 2 महीनों में डिलन और शास्ता के साथ किए थे। और ये टेप्स इतनी डिस्टर्बिंग थी, इतनी ग्रूसम थी कि इन्हें पब्लिक नहीं किया गया। जोसेफ ने अपने इंटेरोगेशन में ये भी एक्सेप्ट किया कि वो अपने टारगेट्स को बड़ी ही कैलकुलेटेड मैनर में हंट करता था। वो एक एरिया में घूमता और नोटिस करता कि किसके घर में छोटे बच्चे हैं, फिर वो उस घर की सारी डिटेल्स इकट्ठी करता। उसे शास्ता और डिलन भी एक दिन उनके घर के बाहर खेलते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद वो रोज उनके घर के सामने आने लगा। इनफैक्ट उसने उनके पेट डॉग पिटबुल को रोज बिस्किट्स भी डाले ताकि जब वो उन्हें किडनैप कर रहा हो तो वो डॉग प्रॉब्लम ना बने। मतलब कि उस फैमिली का, उन बच्चों का जोसेफ से कोई लेना देना नहीं था। जोसेफ के पास कोई मोटिव नहीं था इस फैमिली को मारने का और किडनैप करने का। ही वाज जस्ट अ साइको सीरियल किलर। कोर्ट के अंदर जोसेफ ने 3 काउंट्स ऑफ
किडनैपिंग एंड 3 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए गिल्टी प्लीड किया, which is 3 life sentences. But on 16 October 2006, he pleaded guilty to 10 federal charges, जिसके अंदर किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और डिलन के मर्डर के चार्जेस भी इंक्लूडेड थे। शास्ता के डैड स्टीव ग्रोनी ने ये इंश्योर किया कि उसकी फैमिली को जस्टिस मिले। वो हर हियरिंग में जाते थे। जोसेफ डंकन was finally sentenced to death and he deserved nothing less. इस केस को लीड कर रहे एक जज डेविड डाउनिंग ने कहा कि मेरे 31 साल के क्रिमिनल जस्टिस करियर में मैंने जोसेफ जैसा ईवल पर्सन नहीं देखा। आइडाहो का पूरा कम्युनिटी शास्ता को सपोर्ट करने आगे आया। उन्होंने शास्ता के भाई स्लेट के बर्थडे पे बलून्स रिलीज किए और शास्ता ने एक इंटरव्यू में कहा ही वॉज अ ग्रेट ब्रदर। मॉम, मार्क और डिलन से कहना आई लव देम। ये कहानी जोसेफ की डेथ सेंटेंस पे खत्म नहीं होती। शास्ता के लिए आगे एक बहुत ही मुश्किल हीलिंग जर्नी है। जो सब उसके साथ हुआ वो उसे कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज कर चुका था। शी हैड सिवियर PTSD, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप। ऑल्दो ऑफिसर्स बहुत हेल्पफुल थे, वो शास्ता को अपने घर ले जाते अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, पर धीरे धीरे शास्ता अकेले रहने लग गई थी। कोर्ट ने शास्ता को काउंसलिंग पे भी डाला, पर जो काउंसलर था उसने शास्ता की कहानी बाहर बतानी शुरू कर दी, तो शास्ता ने काउंसलिंग छोड़ दी। एंड दैट इज सो अनप्रोफेशनल ऑफ द काउंसलर, आई हेट इट। उसने कई बार थेरेपी भी ट्राई की। शी वांटेड टू फाइट थ्रू इट एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ, पर उसके साथ जो हुआ उसे भुला पाना इम्पॉसिबल था। 14 साल की उम्र में शास्ता ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। वो मैथ और मैरुआना के एडिक्शन में 4 साल फंसी रही। इतना ही नहीं, उसे इस एडिक्शन से बचाने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भी रहना पड़ा 1 साल। बट दैट एक्चुअली हेल्प्ड, क्योंकि वहां वो उन लड़कियों से मिली जो उसकी तरह सफर कर चुकी थी। वो उस डिटेंशन सेंटर से बिल्कुल सोबर और क्लीन निकली। अब वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना चाहती थी, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहती थी। वापस आकर शास्ता को प्यार हो गया एंड शी गॉट मैरिड और उसके 2 बच्चे भी हो गए। शी इज नाउ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ विद गोल्स, होप्स एंड ड्रीम्स। शास्ता अब खुद एक काउंसलर बन के लोगों की हेल्प करना चाहती है। उसका कहना है कि उसने कई सारे काउंसलर देखे जो लोगों की हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते। एंड इन दैट मैनर शास्ता को लगता था कि वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है। आफ्टर ऑल दिस, जो भी उसके साथ हुआ, यू विल थिंक कि शास्ता विल बी फुल ऑफ हेट्रेड फॉर जोसेफ, पर उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा अगर मैं उसके बारे में सोचकर अपनी लाइफ पे बुरा इफेक्ट होने दूं तो वो जीत जाएगा। आई फॉरगिव हिम। मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ और फ्यूचर को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना चाहती हूँ। आई जेन्युइनली थिंक शास्ता वाज नॉट जस्ट अ सर्वाइवर, शी वाज अ बोर्न फाइटर। जिस तरह उसने पहले एक छोटी सी एज में इतनी हिम्मत दिखाई, अपने भाई के लिए लड़ती रही, उसके साथ खड़ी रही और अभी भी वो अपने ट्रॉमा से लड़ रही है। इट्स अमेजिंग। ट्रूली शास्ता हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेगी। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और नीचे कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।